हेलो फ्रेंड्स, लेट्स मीट अप अगेन। तो ये लेक्चर 3 है मराठा एम्पायर का और राजा राम से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे मैं करूँगा और आप थोड़ा प्लेस भी टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट विथ राजा राम। तो यहाँ राजा राम की थोड़ी तारीफ़ की गई है। तो इस बुक में जो मेंशन है, इस बुक में राजा राम को जो है बेहतर माना गया है कि फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, दो ये पॉलिटिकली इतने अच्छे नहीं थे, बट व्यवहार के, चरित्र के और ये सब सारी इनकी तारीफ़ें की गई हैं इन कंपैरिजन विद द संभाजी। लेट्स स्टार्ट। तो संभाजी की जब मृत्यु हो गई तो इसके समय इनके पुत्र शाहू जो थे वो 7 वर्ष के थे। इसलिए जो संभाजी के सौतेले भाई राजा राम थे, इन्होंने 19 फरवरी, ये डेट याद रखिएगा, द डेट इज़ 19 फेब 1689। तो इन्होंने 29 फरवरी जो है, एक मिनट, 19 फरवरी 1689, तो ये डेट आप याद रखिए। ये इस समय तो औरंगज़ेब था। ठीक है, तो 1689 में जो है इन्होंने मराठा के राजा घोषित हो गए, क्योंकि शाहू जो थे ये 7 साल के थे, बहुत छोटे थे, और तब तक संभाजी की मृत्यु हो चुकी थी। और राजा राम जब उस समय उनकी 19 वर्ष थी, जब ये 1689 में राजा राम आए, वो चरित्रवान थे, साहसी थे और दृढ़ निश्चयी थे, और अच्छे सैनिक दृष्टि से योग्य न थे, बट वो एक चरित्रवान थे, साहसी थे और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने प्रहलाद नीराजी तथा अन्य बड़े सैनिक प्रमुख जिनको संभाजी ने कैद कर रखा था, उन सबको इन्होंने आज़ाद कर दिया। तो प्रहलाद नीराजी को संभाजी ने कैद कर रखा था, इन सबको इन्होंने मुक्त कर दिया। ठीक है, राजा राम ने अंत तक यही कहा कि वह संभाजी पुत्र शाहू का, जो औरंगजेब की कैद में थे, प्रतिनिधि मात्र हैं। तो ये शाहू जी का लालन पोषण जो भी किया है, शाहू जी का क्या नाम है, जो संभाजी के पुत्र हैं, ये इनका औरंगजेब की बेटी ने किया था, या बहन थी या बेटी थी शायद। तो औरंगजेब की कैद में थे कौन, शाहू जी, तो इनका प्रतिनिधि। तो राजा राम जी ने कहा कि मैं इनका सिर्फ प्रतिनिधि हूँ। राजा राम जो हैं कहा कि मैं इनका सिर्फ प्रतिनिधि हूँ, किसका, पुत्र शाहू का, क्योंकि वो छोटे थे और कैद में भी थे। इसी कारण राजा होते हुए भी वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। तो ये राजा राम जो थे कभी सिंहासन पर नहीं बैठे, और ये अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा बहुत कितने आत्मसम्मान था और बहुत सारी चीज़ें थी। परंतु उनके नेतृत्व में शिवाजी के समय में तैयार हुए जो अनेक योग्य राजनीतिज्ञ और सेनापति एकत्रित हो गए। तो उनके समय में क्या हुआ कि शिवाजी के समय में जो तैयार हुए, जो अनेक मेंशन किया गया है कि राजनीतिज्ञ थे, सेनापति, ये एकत्र हुए, और संघर्ष के शुरुआती चरण में औरंगजेब के सेनापति जो जुल्फ़िकार खां है, इसने रायगढ़ पे आक्रमण किया था। ठीक है, और संभाजी की विधवा जो थी येसुबाई, उन्होंने क्या किया कि राजा राम को विशालगढ़ में सुरक्षित किले में भेजकर, तो अब देखिए येसुबाई का सेक्रीफाइस देखिए क्या है कि येसुबाई ने क्या किया कि अब ये बिकॉज क्योंकि संभाजी की विधवा थी, इन्होंने विशालगढ़ में राजा राम से कहा नहीं, आप ना जाओ, आप किले में खुद इनको सुरक्षित करवा दिया, और खुद कमान इन्होंने संभाला। किसने संभाला, येसुबाई जी ने कमान संभाल लिया। अब इस वीरांगना, ये देखिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, इस वीरांगना के उत्साह और प्रहलाद नीरा जी तथा शंकर जी नारायण के पराक्रम व शौर्य ने मुगल सेना को कई जगह मात दी। तो किसका शौर्य, पराक्रम मतलब एफर्ट लगाया, ब्रेवरी दिखाई, तो ये पराक्रम ब्रेवरी दिखाई। तो कौन थे इनके साथ, प्रहलाद नीरा जी और शंकर जी नारायण। ठीक है, हालांकि प्रहलाद नीरा जी क्या हुआ कि संभाजी ने कैद कर रखा था, पर बाद में यही प्रहलाद नीरा जी ने येसुबाई की मदद की। ठीक है, और शंकर जी नारायण। किंतु एक अधिकारी जो थे, सूर्य जी पिसाल एक अधिकारी था। ठीक है, ये सूर्य जी पिसाल नाम याद रखिएगा। इन्होंने विश्वासघात, इस अधिकारी ने विश्वासघात कर दिया। तो सूर्य जी पिसाल ने क्या किया, विश्वासघात कर दिया इन लोगों के साथ, और इसी कारण जो मुगल सेनापति है, उसने 13 नवंबर 1689 को येसुबाई और उसके पुत्र शाहू जी को अनेक मराठाओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया। तो येसुबाई थी और शाहू जी, ये सब गिरफ्तार कर लिए गए थे 1689 में। तो देखिए पूरा एफर्ट यहाँ पे दिखाया गया है किसका क्या है, और ये 1689 में क्या है कि ये राजा राम बने थे, और इसके पहले का ये सारे इवेंट्स थे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं समराइज कर लूँ इसको। वो सिंहासन पे तो ये नहीं बैठे थे, और ये सब सारी चीज़ें हैं। जब संघर्ष की, ये देखिए थोड़ा अलग पैरा। ठीक है, ये 1689 के पहले का है। संघर्ष के शुरुआती चरण में जब औरंगज़ेब के सेनापति जुल्फ़िकार खान ने
रायगढ़ पर आक्रमण किया। तो शांबाजी की येसुबाई जो थी उन्होंने राजा राम को विशालगढ़ में भेज दिया और ठीक है खुद चली गई। ये सब सारी चीज़ें थी। अब ये देखिए सूर्यजी पिसाल, ये देखिए फिर 13 नवंबर को येसुबाई ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, ये सब सूर्यजी पिसाल इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक, अच्छा ये आगे देखिए राजा राम जो हैं, राजा राम का मुगलों से संघर्ष जारी रहा जब ये बने, और मुगलों ने आक्रमण की आशंका से ही उसने, अब मुगल क्योंकि आक्रमण करने वाले थे, इनको आशंका हुई तो उन्होंने रायगढ़ छोड़कर जिंजी में शरण ले ली थी। 1698 तक जो राजा राम थे, क्योंकि 1689 में तो बन गए थे, 98 तक लगभग जिंजी ही मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधि का केंद्र था। तो जिंजी में ही रहकर इन्होंने प्लान बनाया किसके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। ठीक है, 1691 की, देखिए थोड़ा समय में पीछे गए, ये 1691 की बात है। अब 98 तक तो प्लान बनाया। 91 में क्या है, जुल्फ़िकार नाम का एक व्यक्ति ये जो है, इसके नेतृत्व में मुगल सेना ने जिंजी का घेरा डाला था। ठीक है, 91 में घेरा डाला था और 8 वर्षों तक घेरा डालता रहा। तो मतलब लगभग 99 तक तो घेरा ही डाला और 1698 तक ये शतरंज, क्योंकि अब घेरा डाल दिया है ये लोग, अब रायगढ़ में ही रह करके जो है सब कुछ प्लानिंग करते थे, इसने घेरा डाल दिया। अच्छा, अब 1600 घेरा डाल दिया तो राजा राम क्या किए, 1698 में क्या हुआ कि जिंजी से भाग गए राजा राम। ठीक है, क्योंकि इसने घेरा डाल रखा था, और सतारा पहुँचे सम्मान से नाम लेना चाहिए, पहुँचा नहीं लिखना चाहिए, पहुँचे और उसे अपनी राजधानी बनाई, उन्होंने राजधानी बनाई। अब कहाँ, जब जिंजी से गए सतारा पहुँच के 1700 में, और सतारा से पहुँचे और 98 की बात है, और वहाँ राजधानी बना दी सतारा की। 1700 में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई थी, परंतु वह जब तक जीवित रहे मराठा की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। राजा राम जी ने एक नया प्रतिनिधि का सृजन किया था। प्रतिनिधि ये पेशवा से ऊपर होता था, तो ये पेशवा के पद से के बाद था, मतलब कि पेशवा का पद जो है इसके बाद था। तो पहले प्रतिनिधि आएगा, देन सेकंड नंबर पे पेशवा आएगा। ठीक है, तो ये राजा राम जी ने किया था। इस प्रकार जो शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे, 8 मिनिस्टर्स थे, अष्ट मतलब 8 हो गया अष्ट प्रधान, उसमें 9 मंत्री हो गए थे। कितने मंत्री हो गए थे, 9 मंत्री। इसके अलावा राजा राम जी ने हुकूमत पनाह और पंत सचिव नामक 2 अन्य पदों का सृजन किया था। तो एक आई थी हुकूमत पनाह, सब देखिए रट्टा मारो कुछ नहीं, पंत सचिव यही सब एग्जाम में काम आएगा, रट्टा रटो, जो हिस्ट्री तो भाई रट्टो, पूरा रट्टो, ज्योग्राफी थोड़ा मत रट्टो, बाकी पूरा यूपी पीसीएस का एग्जाम ही रटने पे है। जिसकी रटने की क्षमता अच्छी वही निकालेगा। मेंस में भले आप आंसर राइटिंग और एस्से वैसे लिख रहे हो, अगर आपको एस्से लिखना है, थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच हो, फिलोसफिकल वे हो, ये सब सारी चीज़ें हैं, बट मेमोरी में क्या रहेगा, जब आप रटोगे मेमोरी में रहेगा, आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, तो सब रटने का है। आंसर राइटिंग में भी आप रटना ही काम आएगा। ठीक है, आप प्रोविजंस तो डाल दोगे, ये है एफिशिएंसी है, आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल ले लो, आपको एफिशिएंसी चाहिए, आपको ऑनेस्टी चाहिए, इंटीग्रिटी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें तो हैं, पर आपको फैक्ट भी डालना पड़ेगा। फैक्ट के लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो मैं मेंस का भी लेक्चर आप लोगों के लिए बना के दे सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो मेरा एक और चैनल है ईज यूपी PSC। ठीक है, इस पर आप जा सकते हैं। चलिए आइए, यहाँ ताराबाई हैं। ताराबाई का क्या है, राजा राम के बाद उनके 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र जो है शिवाजी द्वितीय मराठाओं के। अब ताराबाई के बारे में देखिए, 1700 से लेके 1707, क्योंकि यहाँ राजा राम जी का देहांत हो गया, यहाँ पे राजा राम जी की डेथ हो गई। ठीक है, ये 1700 में। तो अब ताराबाई आई। अब थोड़ा सा एक बार ये ग्राफ भी देख लीजिए। अब एक रिकॉल करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पिछली बार लेक्चर में तो मैंने लिया था, बट यू शुड रिकॉल इट। आप इसको रिकॉल करिए। देखिए क्या है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी थे, अब पत्नी थी एक निम्बलकर, एक सोयराबाई, पुतलीबाई जो थी वो सती हो गई थी। अब सोयराबाई के जो पुत्र थे, ठीक है, सोयराबाई जो थी, इन लोगों से एक पुत्र हुए राजा राम। राजा राम की पत्नी थी ये ताराबाई। ठीक है, और ये राजा राम की पत्नी ताराबाई। ठीक, और एक और थी पत्नी, ये शायद पत्नी, एक मिनट, पत्नी थी, और ये राजसबाई। एक पुत्र श्यामबाजी 2 थे, एक के शिवाजी 2। शिवाजी 2 1700 से 1707 तक की कार्यकाल था। श्यामबाजी का 1707 से 1749, राजा राम 2 का 1749 से 1777। यहाँ बट देखिए, ये श्यामबाजी तो थे इतने, तो इनके बाद पुत्र साहू जी आए। इनके बिहाफ पे कौन थे, राजा राम देख रेख कर रहे थे। तो 1700 तक इनके बिहाफ पे तो राजा राम जी ने देखा। फिर 8 से लेकर के थोड़े बड़े हुए तो 49 तक मेन रूल फिर इन्हीं को ही माना गया, शाहू जी मेन थे। ठीक है, तो ये पूरा एक ग्राफ है, और इस ग्राफ को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये याद रखना। ये एक आपको ट्री याद रहेगा ना इनका पूरा जो क्या है, तो चीज़ें समझ में आएगी, किससे लड़ाई हुई, क्या हुआ।
ठीक है। तो इवेंट्स मेमोराइज करने में आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। ये परीक्षा वाणी किताब है, अच्छी बढ़िया किताब है, बहुत फैक्चुअल है। आई हैव बीन फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम, मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, और मैंने इंग्लिश मीडियम में ही सब पेपर दिया है, बट स्टिल मैं हिंदी में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स फैक्चुअल, इट्स अ लार्ज फैक्चुअल। देन आप अगर स्पेक्ट्रम उठाओगे तो बहुत से स्पेक्ट्रम में नई चीज़ें दी हैं जो इसमें दी हैं, तो इट इज़ वेरी फैक्चुअल बुक फ्रॉम द पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। स्पेशली यूपीएससी में भी इस तरह से सवाल इसमें मिल जाएंगे। अगर आप ये कर ले रहे हो ना, तो फिर कहीं और आपको डिटेलिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ऑप्शनल नहीं है हिस्ट्री। इवन बहुत से फैक्ट ऑप्शनल में भी यहाँ वाले बच्चे भी नहीं जानेंगे जो इसमें है, ठीक है। तो ये हो सकता है, आप ये सब कर लीजिएगा। चलिए ताराबाई देखते हैं। ताराबाई 1700 से 1707। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को एक राइट गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो घटना चक्र ज़रूर लगाइएगा आप लोग, घटना चक्र उसको बार बार करिएगा, बार बार करिएगा, बार बार करिएगा, बिकॉज अगर अपना आप कर लोगे ना तो आंसर एलिमिनेट कर लोगे, ठीक है। अगर आपका और कवर फैक्ट नहीं है तो एलिमिनेशन घटना चक्र बार बार करने से आप एलिमिनेट बहुत अच्छा कर लोगे, इवन यूपीएससी के पेपर में। और घटना चक्र करने से पीवाईक्यू भी आपका कंप्लीट हो जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी उसमें दिया हुआ है और पीसीएस का भी दिया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आप कर लो। तो अगर आप घटना चक्र कर रहे हो तो इवन इट विल बी हेल्पफुल इन द यूपीएससी एग्जाम। तो इट विल बी, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने घटना चक्र की है और ये यूपीएससी एग्जाम में भी हेल्पफुल होता है। दो आई स्टार्टेड लेट, इट विल बी हेल्पफुल इन यूपीएससी एग्जाम फॉर श्योर। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू एलिमिनेट थिंग्स, ठीक है। इकॉनमी भी कर सकते हो, उसमें बहुत पीवाईक्यूज दिए हुए हैं और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है इकॉनमी ऑफ घटना चक्र। घटना चक्र की इकॉनमी में पीवाईक्यूज दिए हुए हैं और डिटेल्ड हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी किताब हो जाएगी, थोड़ा टाइम टेकिंग है पर आप क्वेश्चन रिफर कर सकते हो इससे, ठीक। बाकी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप एक बुक पकड़ो, जो भी बुक पकड़ो, आप मैं ये लेक्चर करा रहा हूँ इसको ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कराऊंगा पूरा, तो आप बार बार इसको देखते रहना, कहीं सवाल आप हर सवाल यहाँ से फंसेगा और अगर आपका नहीं फंसा तो किसी का नहीं फंसेगा, ठीक है। तो राजा राम के बाद देखिए काफ़ी समय ले लिया मैंने इसमें, चलिए आइए आगे देखते हैं। राजा राम के बाद उनका 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र जो शिवाजी द्वितीय, जो हमने बात की ना, ये शिवाजी द्वितीय थे, ठीक है। ये ताराबाई जी के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। इन्होंने मराठों का शासक बने ये, और ये 4 वर्ष अल्पवयस्क पुत्र थे तथा राजाराम की पत्नी जो ताराबाई थी इनकी संरक्षिका बनी। ताराबाई जी के समय में मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ। तो ये जो उत्कर्ष हुआ है दोबारा, ये ताराबाई जी के समय में हुआ था। उन्होंने रायगढ़, सतारा, सिंगड़ ये सब जो है किले जो है मुगलों से फिर दोबारा छीने, मतलब ये सब किले आते जाते थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया। अब उस समय ताराबाई जो थी वो मेन रूलर थी। तो जब औरंगजेब का देहांत हुआ है तो ताराबाई मराठों की जो है वास्तविक रूलर थी, ठीक है। तो ये लोग छोटे थे, देखो 1700 में पुत्र थे शिवाजी टू, शांबाजी थोड़े बड़े हुए 1707, शांबाजी टू हैं ये राजा राम के ही पुत्र हैं, राजसभाई शांबाजी टू। डायरेक्ट शांबाजी के पुत्र शाहू जी हैं, ये जो हैं बाद में इन्होंने सारा रूल देखा और सतारा राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ नेतृत्व किसने किया? ताराबाई जी ने। अब ताराबाई जो हैं याद रखिएगा, ये राजा राम की पत्नी है ताराबाई, ठीक है, याद रखिएगा राजा राम जी की पत्नी है ताराबाई। शांबाजी की जो पत्नी थी वो येशूबाई थी, दिस वॉज यूशूबाई। इन्होंने राजा राम से कहा भी था, अभी हमने पढ़ाई की, आप चले जाओ, आप किले में रहो, मैं जाके लड़ूंगी, तो ये लड़ी जा करके, ठीक है। तो येशूबाई थी शांबाजी की, तो ये रट्टा मारिए, येशूबाई थी शांबाजी की, राजा राम जी की ताराबाई थी। अब देखिए इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि शांबाजी की मृत्यु के बाद जो है शाहू को बंदी बना लिया, दिल्ली पहुंचा दिया गया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद सम्राट बहादुर शाह ने मराठों को आपसी झगड़ों में फंसा देने की दृष्टि से शाहू को दक्षिण भेज दिया था, ठीक है। तो बहादुर शाह ने क्या हुआ कि मराठों को आपसी झगड़ों में फंसा देने की दृष्टि से शाहू को क्या कहा, जिनको कैद कर लिया था बहादुर शाह ने, इनके बाप ने, तो ये शाहू को दक्षिण भेज दिया गया। अब ये जब जैसे ही दक्षिण पहुंचे शाहू, वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है, गृह युद्ध छिड़ा और ताराबाई ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया। तो ताराबाई चाहती थी कि मेरा पुत्र बैठे, ठीक है। अब ताराबाई के पुत्र कौन थे? ताराबाई के पुत्र ये शिवाजी टू थे, ठीक है, ये शिवाजी टू हैं ताराबाई के पुत्र। परंतु अधिकांश जो मराठा सरदार थे उन्होंने शाहू का समर्थन किया। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि यहाँ मराठा सरदारों ने एंड में क्या किया, समर्थन किया, किसका किया? मराठा सरदारों ने समर्थन किया है शाहू का, ठीक है। ताराबाई चाहती थी कि इनका पुत्र बैठे, पर मराठा आए और उन्होंने ये कहा कि हम शाहू का समर्थन करते हैं। अक्टूबर 1707 जब औरंगजेब मर चुका था, तब तक शाहू जी और ताराबाई के बीच में ये खेड़ा का युद्ध हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1707 में
शाहू तथा ताराबाई जी के मध्य में खेड़ा का युद्ध हो गया, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ताराबाई और खेड़ा का युद्ध हो गया। अब इसमें शाहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बालाजी विश्वनाथ, इनकी मदद से विजयी हुए। कौन? शाहू जी विजयी हुए और 1708 में शाहू जी ने सतारा पर अधिकार कर लिया। अब ये देखिए सतारा पर अधिकार कर लिया बालाजी विश्वनाथ। तो यहाँ जिस व्यक्ति ने इनकी मदद की, ठीक है, सतारा को राजधानी बनाने में, ये थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देन शाहू, अब इनका पीरियड शुरू हुआ 1708 से लेकर 1749। शांबा जी के पुत्र जो थे शाहू, ये शांबा जी के पुत्र थे। 1708 में इनका राज अभिषेक हुआ। देखिए जब ये जीत गए तो 1708 में इनका क्या हुआ? राज अभिषेक हो गया। सतारा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। एक नवीन पद है सेना करते का इन्होंने सृजन किया। तो एक पद नवीन सेना करते, राजा राम जी ने भी किया था 2 पद, वो ठीक है, वो भी याद रखिएगा, रट्टा मार लीजिए। अब क्या हुआ कि सेना करते का पद सृजन हुआ। इस पर बालाजी विश्वनाथ जो थे इन्हीं को नियुक्त कर दिया गया। तो किसको नियुक्त किया? जब बालाजी विश्वनाथ जी को सेना करते के पद पर। खेड़ा का जब युद्ध हुआ, इसके बाद मराठा 2 भागों में बट गए थे। एक उत्तर में जो सतारा राज था, जो शाहू जी के अधीन था। तो जो सतारा राज था उत्तर वाला, वो शाहू जी के अधीन था। दूसरा जो राज था दक्षिण का कोल्हापुर वाला, वो शिवाजी द्वितीय के अधीन था, जो ताराबाई के पुत्र थे। ताराबाई चाहती थी शिवाजी द्वितीय बने, तो यहाँ पे यही लिखा ना। तो ये साउथ वाला, ये देखिए, ये सारा शिवाजी द्वितीय जो यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये कोल्हापुर इनका चला है। ये साथ ये क्या नाम है, राजा राम 2। तो ये यहाँ पे इन्होंने बैठाना चाहे इनको, सॉरी शांबा जी कहाँ गए, शिवाजी द्वितीय। अब इनका ये शिवाजी द्वितीय, ये साउथ के हो गए। हालांकि ये देखिए इनका समय 1707 तक ही है, ठीक, और 1707 में तो औरंगजेब मर ही गया था। अब ये देखिए 8 में शाहू जी बने थे, ठीक है, 8 में, ठीक। तो ये डेट सब याद रखिएगा। अब देखिए ये थोड़ा पुराना पीछे गया, तो 2 पार्ट में टूट गया था सब, 2 भाग तो बट ही गए थे। कि एक दक्षिण में कोल्हापुर का राज, जिसमें शिवाजी द्वितीय ताराबाई के पुत्र के अधीन था, तो पहले से ही था ही। 8 में फिर शाहू जी आ गए। शिवाजी द्वितीय के क्या नाम है, मृत्युपरांत जो राजा राम के दूसरे पुत्र थे शांबा जी द्वितीय। अब ये देखिए दूसरे पुत्र किससे थे? शांबा जी द्वितीय। ये हैं राजस बाई से, ये शांबा जी राजस बाई से। तो द्वितीय पुत्र के बारे में पूछा है। थोड़ा आगे पीछे कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, हम रब कर लूँ मैं अच्छे से। देखिए देखिए ये 2 भाग में बटे। एक उत्तर वाला भाग था सतारा राज का, जो शाहू के अधीन था, और दक्षिण में कोल्हापुर वाला, जो शिवाजी द्वितीय के अधीन था ही। सतारा वाला 1708 में आया, ठीक है, 1708 में बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू जी के अधीन। पर ताराबाई के अंडर तो ये शिवाजी द्वितीय वाला तो इनका था ही। तो 7 में क्या हुआ कि मृत्यु हो गई राजा राम के पुत्र की, शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो गई। अब जब शिवाजी द्वितीय की जो मृत्यु हो गई, तो शांबाजी द्वितीय जो थे, एक और बीवी से थे, ये गद्दी पर बैठे। और इन 2 प्रतिद्वंदी शक्ति ये जो है, इनके मध्य एक शत्रुता ये चलती रही आपस में, सतारा बता था कोल्हापुर को लेके। तो एक सतारा सेंटर बना, एक का कोल्हापुर बना, और आपस में लोग लड़ते रहे। बट 1731 में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा, 1731 में जो आपस में इनकी लड़ाई थी घर की, जो आपस में, ये वरना की संधि द्वारा अंत हो गया इसका। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वरना की संधि में हुआ था, 1731 की थी संधि, वरना की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ज़रूरी है याद रखना, इसको ज़रूर डेट याद रखिएगा, बहुत कभी भी एग्जाम में आ सकता है। कि इट वॉज वरना की संधि थी जो 1731 में, जो दोनों भाइयों के बीच में जो टसल था वो ख़त्म हो गया था, या दोनों परिवारों के बीच टसल था, ख़त्म हो गया था। इस संधि में जो उत्तरी वाला भाग था, नॉर्थ वाला, जिसकी राजधानी सतारा थी, वो शाहू जी को दिया गया, जैसे कि वो शासन करते आ रहे थे। और दक्षिणी भाग जो कि कोल्हापुर वाला, जो शिवाजी द्वितीय के था, तो शिवाजी द्वितीय के बाद शांबाजी द्वितीय के पास आया, तो उसका अधिकार मिल गया। तो कोल्हापुर शांबाजी द्वितीय को मिल गया, और उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी, शाहू जी शासन करने लगे। ज्ञातव्य है कि शाहू जी ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। बहुत बड़ा इवेंट है, 1713 की बात हो रही है, 1713, ठीक है, 1713, ठीक है। अभी अंग्रेज़ों का वैसा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त कर दिया गया। मतलब जब अंग्रेज़ आए तब तक पेशवा का पद बन चुका था ही पहले भी, पर थोड़ा डोमिनेंस शुरू हो गया था। अब नियुक्ति के साथ ही पेशवा का पद वंशानुगत, देखिए
जो अष्ट प्रधान है, जो 8 मंत्री थे, वो 8 मंत्री थे, इनका हेरिडिटी नहीं था, वंशानुगात नहीं था। ठीक है, अब वंशानुगात होने लगा। पेशवा का पद यहीं से वंशानुगात हुआ 1713 से। और वरना की संधि कब हुई? 1731 में वरना की संधि हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सच मैं से वो कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखा जाए, कालांतर में क्या है, बालाजी और उसके उत्तराधिकारी मराठा साम्राज्य के वास्तविक शासक बन गए। अब वास्तविक शासक कौन गए? छत्रपति नाम मात्र रह गए। ये छत्रपति शिवाजी और ये जो शांभाजी, साहू जी, ये लोग नाम मात्र रह गए। अब सारा पावर आ गया पेशवाओं के अंदर। किस में आ गया? पेशवाओं के अंदर। और ये बालाजी विश्वनाथ से शुरू हुआ। और ये जो बालाजी थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे, क्योंकि वंशानुगत हो गया, तो वास्तविक शासक ये लोग बन गए। ठीक है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में क्या है कि कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के 2 दत्तक पुत्र थे, राजा राम द्वितीय। ठीक है, इनको ताराबाई द्वारा छत्रपति बनाया गया। तो अब ये राजा राम द्वितीय जो हैं, ये शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय, इनका कार्यकाल है 1749 से 77 तक की बात हो रही है। तो ये 1749 में, ठीक है, ये देखिए कोल्हापुर, देखिए 31 में तो इनकी वॉर एंड हो गई थी, ये वरना की संधि से। अब देखिए कि कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय के पुत्र जो राजा राम द्वितीय हैं, बनाया कब? ये मे बी 1749 से पीरियड पूरा स्टार्ट हो गया किनका? राजा राम द्वितीय का। 1750 में क्या, बालाजी बाजीराव, एक साल बाद ही जब राजा राम द्वितीय बने, बालाजी बाजीराव जो हैं से राजा राम द्वितीय के मध्य संगोल की संधि हुई। अब राजा राम द्वितीय के बीच में और बालाजी बाजीराव के बीच में संगोल की संधि हुई, और इस संधि के अनुसार पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया। अब जो है पेशवा जो है वो पूरे मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान वो बन गया, क्योंकि बालाजी बाजीराव से, ठीक है, इनकी क्या हो गई थी, बालाजी बाजीराव से इनकी राजा राम की क्या हो गई? संधि हुई, जो संगोल की संधि 1750। तो देखिए भाइयों में आपस का झगड़ा खत्म हुआ 31 में। फिर 13 में क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ जी को पेशवा बनाया गया, इन लोगों का डोमिनेंस हो गया। फिर 1750 में इन लोगों ने फिर एक संगोल की संधि हुई, जिसमें बालाजी बाजीराव ने संधि कर ली, और जो है पेशवा जो है मराठा का वास्तविक प्रधान बन गया। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें हैं, आगे पूरा हम लोग देखेंगे। तो संगोल की संधि बालाजी बाजीराव से, ये किसके बच्चे थे? ये बाजीराव प्रथम के बच्चे थे, बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम के बच्चे थे, और बाजीराव किसके बच्चे थे? बालाजी विश्वनाथ के। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के सन थे ये, क्या ना, बाजीराव, और बाजीराव के सन थे कौन? बालाजी बाजीराव। तो इस 1750 में संगोल की संधि हुई। अब बालाजी बाजीराव के अंदर जो है पूरा जो है पेशवा का जो मराठा संगठन है वास्तविक प्रधान बन गए। अब देखेंगे आगे है तो और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पेशवा के समय मराठा शक्ति का उत्कर्ष देखा जाए, क्या है पेशवा के समय मराठा शक्ति का उत्कर्ष? शाहू के समय से पेशवा शक्ति का उदय हुआ, और पेशवाओं ने मराठा राजनीति को स्थायित्व प्रदान किया था और नेतृत्व दिया, और उनका उत्कर्ष हुआ पेशवाओं के अंडर। देखिए बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 20 तक दिखते हैं। क्या है? बालाजी विश्वनाथ, यही बालाजी विश्वनाथ है जो पेशवा इनको नियुक्त कर दिया गया, और इन्होंने साहू को गद्दी पे बटाया था जब सतारा कैपिटल बन गई थी। ठीक है, वो 1707 बाद की बात है। अब ये 13 तक जो है ये पेशवा बन गए। तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा जो है राज का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है इनको। और बालाजी विश्वनाथ कोंकण के एक ब्राह्मण थे, जो आज भी अपनी बुद्धि और प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जो पूर्वज थे वो जंजीरा राज्य में श्रीवर्धन के वंशानुगत कर संग्रहता थे। तो श्रीवर्धन के वंशानुगत, समझ रहे हो, हेरिडिटी कर संग्रहता, टैक्स वैक्स लेते थे। बालाजी के कर संबंधी ज्ञान के कारण इन्हें मराठा के अधीन कार्य करने का अवसर मिला था, क्योंकि बहुत नॉलेज थी टैक्स वैक्स की बालाजी विश्वनाथ को। 1696 की बात है। ठीक है, जब घेरा डाल लिया गया था। ठीक है, किसने घेरा डाला था? मुगल के एक उसने, क्या नाम है, भूल गया, मैं ही भूल गया। तो घेरा डाला गया था जब यहाँ से राजा राम भाग गए थे, चले गए थे यहाँ से, फिर सतारा गए। तो ये जो है 1696 की बात है, पूना के सभासद थे तब तक। ठीक है, और प्रारंभ में बालाजी मराठी सेनापति धनाजी जादव की सेवा में रहे। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जो बालाजी थे ये धनाजी जादव के सेवा में रहे। धनाजी की मृत्यु के बाद जो चंद्रसेन जादव ने ताराबाई के पक्ष से मिल जाने के कारण बालाजी विश्वनाथ शाहू की सेवा में आ गए। तो अब ये हुआ कि जो चंद्रसेन जादव हैं उनके ताराबाई के पक्ष में मिल जाने के कारण जो है ये जो बालाजी विश्वनाथ थे ये शाहू की सेवा में आए थे। क्यों?
क्योंकि चंद्रसेन यादव जो है जाके ताराबाई से मिले थे, ठीक है, इनके पक्ष में आए थे। तभी बालाजी शाहू का इनसे कांटेक्ट हुआ। शाहू के राज्याभिषेक में प्रमुख भूमिका अदा करने के कारण 1708 में जब शाहू जी का राज्याभिषेक हुआ था तो शाहू जी ने बालाजी को सेनापति या सेना करते एक पद जो नियुक्त किया था शाहू ने, सेना करते, ठीक है। फिर 1713 में इन्हें पेशवा बना दिया गया। कब? 1713 में। तो 1713 में क्या हुआ, आपके पेशवा नियुक्त हो गए। कौन नियुक्त हो गए? बालाजी विश्वनाथ। शाहू जी की देखिए, शाहू जी की जो राजगद्दी है इसको बालाजी ने कूटनीति से सुरक्षित रखा था। और सेनापति चंद्रदेव यादव जो थे, जिनकी वजह से ये कांटेक्ट में आए थे ताराबाई के, जो ताराबाई के विश्वास पात्र थे, उसे पराजित किया था, ठीक है। तो सेनापति चंद्रदेव यादव जो ये ताराबाई के विश्वास पात्र थे, ठीक है, तो उन्हें पराजित रखा था। और बालाजी विश्वनाथ ने इनको शाहू जी की राजगद्दी सुरक्षित रखी थी। पश्चिमी जो घाट है, वेस्टर्न घाट जो है, इसकी सीमा रक्षक कान्होजी आंगड़े से बिना युद्ध किए शाहू की ओर मिला लिया। तो एक शाहू की ओर किसको मिला लिया गया? कान्होजी आंगड़े को। ये पश्चिमी घाट की सीमा के रक्षक थे। एक ओर इन्होंने सिद्दियों, अंग्रेज़ों तथा पुर्तगालियों की शत्रुता का दबाव डाला। दूसरी, कान्हो जी के अंदर राष्ट्रीयता को जगाया, जिससे मराठा संघ में नई शक्ति एकता का उदय हुआ, ठीक है। तो एक कान्हो जी के अंदर एक राष्ट्रीयता को जगाया था कान्हो जी के अंदर। अब जिससे मराठा संघ की शक्ति की एकत्रता हुई और सबसे लड़ने में आसानी हुई। अब धीरे धीरे अंग्रेज इंटरफेयर करने लगे थे, आप समझ रहे हो। फ्रेंच इंग्लो राइवलरी शुरू हो गई 1700 कुछ में, 1748, ठीक है, 49, 50। तो ये सब जो पीरियड चल रहा था, टसल वाला पीरियड चल रहा था, फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल चल रहा। फिर फ्रेंच छोड़ करके भाग गए, ठीक है, और डेन्स वेन्स गए, सब गए। पुर्तगाल तो थोड़ा थे ही, थोड़ा बहुत एरिया पुर्तगालियों को दे दिया गया। तो ये पूरा टसल देखिए, हम पहला वाला चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी एक बार मैं पहला वाला चैप्टर कर लूँ तो ये शायद और अच्छे समझ में आएगा। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि पहला चैप्टर जो है अच्छे से डाल दूँ, ताकि इवेंट्स को आप लिंक कर सको आपस में। तो देखिए, मराठाओं का टसल तो चल रहा है, अब वहाँ एंग्लो फ्रेंच रिवलरी भी चल रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फ्रेंच के ड्यूप्लिक्स का गवर्नर जनरल का इंटरफेरेंस चल रहा है। तो ये सब हम उस लेक्चर में करके इस पर आएंगे, फिर तो और अच्छा लगेगा। तो मैं वो लेक्चर पहले लूँगा, देन आई विल इसके बाद में फिर कंटिन्यू करूँगा, तो आसानी हो जाएगी समझने में, वरना ऐसे ऊपर नीचे रहेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बालाजी ने अपनी सूझबूझ व कौशल से दिल्ली दरबार में चल रहे षड्यंत्रों का लाभ उठाकर, ये देखिए 1713 वगैरह की बात चल रही है, और ये बालाजी के बारे में विश्वनाथ, इन्होंने मराठों के मध्य एक स्थायी समझौते की व्यवस्था की। तो ये समझौतों में लगे रहे बार बार कि मराठा की शक्तियाँ टूटे ना, और मराठे एकजुट रहे। तो बार बार समझौता कर रहे थे। उसी का नतीजा था कि आपस में 1731 में ये आपस में संधि हो गई। किसकी? वरना की संधि, और दूसरी संगोल की संधि। तो पहले वरना हुई समझौते की, और संगोल मिल गया फिर पेशवाओं को पूरा पावर। तो ये समझौता देखिए चलता रहा कि आपस में मराठा मजबूत रहे, जिसमें क्या हुआ कि दोनों पक्षों के अधिकारों तथा प्रभाव क्षेत्र की विधित व्यवस्था की गई। 1719 देखिए हाईलाइट किया है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है कुछ। इसमें जो बालाजी ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली से दिल्ली की संधि की। तो 1719 में एक दिल्ली की संधि हुई थी, बालाजी ने की थी मुगल सैयद हुसैन अली से, ठीक है। सैयद, अब ये कौन थे ये लोग? ये पता है आप लोग कौन थे? ये सैयद ब्रदर्स में आते थे, ठीक है, सैयद ब्रदर्स। और इनका बाद में बहुत विरोध हुआ था, क्योंकि इन्होंने शायद मे भी फर्रुखसियार को मार दिया था। तो ये सैयद ब्रदर्स, सदर सैयद हुसैन अली और इनका एक और भाई था। तो इनसे दिल्ली की संधि कर ली गई थी। जब आप डाउनफॉल पढ़ेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, तो इनके बारे में पढ़ा जाएगा। देखिए, अब इस संधि में शर्तें अधोलिखित प्रकार से तय हुई थी। पहला, वे समस्त प्रदेश एवं दुर्ग जो शिवाजी के स्वराज के अंतर्गत थे शाहू के अधिकार में आ जाएंगे। तो जो सारे दुर्ग थे, प्रदेश थे जो शिवाजी के अंतर्गत थे, ठीक है, वो सब शाहू के अंदर आ। देखिए, ये हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत शॉर्ट में है, ये डिटेल्ड वर्जन नहीं है। आपको डिटेल वर्जन में इतने सारे पीरियड्स है, इसमें क्या क्या इवेंट आया है वो सब नहीं दिया हुआ है, कि मराठास कहाँ कहाँ लड़े, फिर मुगल से कितनी लड़ाइयाँ हुई, और भी लड़ाइयाँ हुई, मुगल कोई कैप्चर किए किले, फिर मराठाओं ने रिकैप्चर किए, तो आपस में टसल। उसके लिए एक पूरी किताब बन जाएगी, एक बुक होगी मोटी सी, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये तो ब्रीफ बहुत छोटा सा एक वो है, ठीक है, सेक्शन है, और यही हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है, और उतना वो हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो शाहू जी के नियंत्रण में वो सब समस्त आ जाएंगे जिनको मराठाओं ने, अब शाहू के नियंत्रण में क्या क्या प्रदेश आ जाएंगे जिनको मराठों ने खंदेश, बरार, गोंडवाना, हैदराबाद तथा कर्नाटक से जीता था।
अब मराठों को 6 प्रांत से चौथ तथा सरदेशी मुख वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो 6 प्रांतों से चौथ, और देखिए और पैसा और रेवेन्यू कलेक्शन हो गया इन लोगों के लिए, ठीक है, और मजबूती आएगी। शाहू चौथ के बदले में सम्राट को जो है 15,000 सैनिक सहायता। तो इन्होंने कहा भाई हम तुम्हें अपनी ताकत और ब्रेवरी दिखाएंगे, 15,000 सैनिक सहायता देंगे, तो हमें चौथ और सरदेशी मुख कैलकुलेट लेने दो, और भैया हमें हमारा इलाका दे दो। शाहू जो थे वो सरदेशी मुख के बदले में दक्षिण में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेंगे। तो ये था कि भाई आप स्वदेशी मुख आप लोगे तो, पर वहाँ साउथ में आप क्या करोगे, एक सुव्यवस्था रहे और शांति रहे। अब देखिए साउथ में अलग टसल चल रहा है, अहमदनगर, बेरार, बिदर, फिर गोलकोंडा, ये सब अलग आपस में एक टसल चल रही थी भाई, सब ऊपर नीचे। तो वो भी देखा जाएगा किस तरह से हुआ, क्या हुआ, वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर में आ जाएगा, कब कौन किसके अंडर गया। देखिए 1700 तक तो ये सब हड़प लिए गए थे, और अहमदनगर, बेरार, बिदर सब आते आते ना, ये 1700 तक जो था, क्या हुआ कि ये सब मुगल एम्पायर ने अपने अपने इनडायरेक्टली, औरंगजेब ने क्या किया कि अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लड़ाई वड़ाई करके अपने अंतर तो ले ही लिया था, ठीक है। तो वो अलग है, उसको अलग लेक्चर देखा जाएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है साउथ का, वो अलग है, ठीक है। तो शाहू जो है कोल्हापुर राज्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। शाहू मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक भेंट के रूप में देगा। तो ये शाहू जो है मुगल सम्राट को 10 लाख रुपए वार्षिक भेंट देंगे। और शाहू कोल्हापुर जो वाला राज्य, कोल्हापुर समझ रहे हो, राजा राम वाला राज्य को में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें शर्ती रखी गई थी सर। हाँ, और आइए देखा जाए फिर इसमें क्या था, इस संधि में जो दिल्ली वाली हुई थी 1719 सॉरी। मुगल सम्राट शाहू की माता जो हैं, अब शाहू जी की माता कौन थी, येसुबाई थी, ठीक है, शाहू जी की माता, और इनके पिता थे शांबा जी की पत्नी थी येसुबाई, ठीक है। अब मुगल सम्राट शाहू की माता और शाहू जी की पत्नी सावित्री बाई भाई मदन सिंह तथा उनके अनेक संबंधियों को कैद से मुक्त कर देगा, ठीक है। तो मुगल सम्राट शाहू की माता पत्नी जो है सावित्री बाई, भाई मदन सिंह तथा और भी संबंध जो भी संबंधी इनको मुगल के ये में भी अंडर थे, तो इनको मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। संधि के अनुसार क्या हुआ, मराठों ने हुसैन अली की सहायता की, और जब हुसैन अली ने दक्षिण के उत्तर की ओर प्रस्थान किया तो 15,000 सैनिक बालाजी विश्वनाथ तथा खंडेराव धमादे के नेतृत्व में उनके साथ थे। सैयद भाई ने फर्रुखसियार को गद्दी से उतारा, और नए मुगल सम्राट रफ़ीउद्दर्जात को ने मराठों के साथ संधि कर समस्त शर्तों को स्वीकार कर लिया। तो फर्रुखसियार जो लड़का था ये बहुत विम्सिकल नेचर का था, शक्की था, और बहुत ब्रेव नहीं था, क्रूएल था, और थोड़ा ये डरपोक भी था बहुत फर्रुखसियार, और दूसरे की बातों में बहुत आता था। और इसने ना अंग्रेज़ों को करेंसी इशू करने की पावर दे दी थी, जाओ करेंसी अपनी इशू कर लो। मतलब कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया इन्होंने, अंग्रेज़ों को दे दिया कि जाओ तुम अपनी करेंसी इशू करके ट्रेड करो। समझ रहे हो आप कितना बड़ा बेवकूफ़ था ये फर्रुखसियार, बहुत विम्सिकल नेचर का, सनकी टाइप का, और बहुत वीक रूलर, ठीक है। तो ये उतारने में सफल हो गए, और इसीलिए सैयद ब्रदर इसको मार देते हैं। सातवीं और रफ़ीउद्दर्जात बैठ गया था गद्दी पे, कौन, रफ़ीउद्दर्जात, ठीक है। ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर में उनकी लीनिएज पूरी देखी जाएगी, ठीक है। अब हुआ क्या कि मराठों के साथ हुई संधि को समस्त शर्तों से स्वीकार कर लिया, ठीक है। ये जो संधि थी 19 वाली, ये महानता का परिचायक थी, ठीक है, विश्वनाथ की। इस संधि का महत्ता का उद्घृत करते हुए रिचर्ड टेम्पल ने, एक मिनट, तो इस संधि ये जो संधि की जो इम्पोर्टेंस है इसको उजागर करते हुए रिचर्ड टेम्पल ने इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। तो ये दिल्ली वाला जो था ये मराठाओं का मैग्ना कार्टा था। बालाजी ने मराठों को संगठित कर मराठा संघ की स्थापना भी की। तो जो पूरे मराठा संघ की स्थापना की थी, ठीक है, और इन्होंने मराठा को संगठित किया था। इन्होंने मालगुजारी वसूल करने के लिए प्रत्येक जिले में कर्मचारियों की नियुक्ति की, और उसने कृषि को भी प्रोत्साहन दिया इन्होंने, और 7 वर्षों तक पेशवा के पद को सुरक्षित करने के पश्चात 2 अप्रैल 1720, क्या है यहाँ पे, 2 अप्रैल 1720 को अचानक बालाजी विश्वनाथ का परलोकवास हो गया। तो ये 1720 में अचानक से इनका देहांत हो गया था, ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो शाहू की शक्ति और ये सब इनके बारे में लिखा हुआ है। फिर बाजीराव प्रथम आए, ठीक है, बाजीराव प्रथम, इनका देखिए कितना है डिटेलिंग। तो बाजीराव जो प्रथम है हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।
और इसके पहले मैं एक बार एक लेक्चर और डाल दूंगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ये सब भी है, कैसे आना हुआ क्या हुआ, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम जो है थोड़ा सा स्टे लेंगे और इस पर रुक के अगला लेक्चर बाद में करेंगे। थैंक यू।